You today we are going to discuss the resource and development of class 10 geography lesson number 1, and this is a part 3rd, and already we have discussed about the part 2 in a part 2 on the basis of status and development की बात हम लोग किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर कितने तरह का रिसोर्सेस होते हैं, तो हम लोग देखे थे 4 देखे थे। स्टॉक रिसोर्स की बात किए थे, रिजर्व रिसोर्स की बात किए थे, डेवलप्ड रिसोर्स की बात किए थे, पोटेंशियल रिसोर्स की बात किए थे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कहते किसको हैं। इट्स अ वेरी सिंपल डिफिनेशन। रिसोर्सेस आर डेवलप्ड फॉर द मेंटेनिंग द लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इज़ नोन एज द डेवलपमेंट रिसोर्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स जो है, रिसोर्सेस आर डेवलप्ड फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारा रिसोर्स है, हमारा संसाधन है, वो डेवलप्ड है। किसके लिए डेवलप्ड है? टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द ह्यूमन बींग्स, इट इज़ नोन एज द development resource. Is it clear? Resources are developed for the which purpose? For the which purpose? To maintain the quality of life is known as development resources. Clear? अब कह रहा है यहाँ पर कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हैव लेड टू द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि जब पीपल्स will more utilization of resources than one problems create with us, उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्या होगा? कह रहा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा जब रिसोर्स को क्या करने लगेंगे, दोहन करने लगेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं कि ज़्यादा हम रिसोर्स यूज़ करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो पहला प्रॉब्लम ये होगा कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्स की कमी होगी। ऑब्वियसली है कि जब हम ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेंगे तो रिसोर्स की क्या होगी? कमी होगी। यानी मिसयूज ऑफ द रिसोर्स आर कॉल्ड द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स कहने का मतलब है कि मिसयूज ऑफ रिसोर्स इज ऑल्सो नोन एज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। सेकेंड चीज़ क्या होगा प्रॉब्लम भाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स से? तो ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्स होगा। ओवर यूज़ रिसोर्स का मतलब है कि मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स होगा, यानी हम बढ़िया से मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमको 1 बाल्टी से नहाना है वहाँ 4 बाल्टी नहाएंगे। यानी मेरा ये कहना है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स के कारण क्या होगा कि मिसमैनेजमेंट होगा। क्या चीज़ का मिसमैनेजमेंट होगा? तो रिसोर्स का होगा। यानी उसको हम लोग कदर नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक्वायर नहीं करेंगे, उसको हम कंजर्व नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन अ फ्यू हैंड्स। क्या होगा? विच हैज़ डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हैव्स और हैव्स नॉट। मेरा कहने का मतलब होगा कि जब ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ निश्चित आदमी के हाथों में रिसोर्स चला जाएगा, ठीक है। 2 ग्रुप में, हैव्स और हैव्स नॉट। ये 2 वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैव्स और हैव्स नॉट। जिसके पास है वो तो हैव्स हैं, जिसके पास नहीं है वो हैव्स नॉट हुए। यानी इट ऑल्सो क्रिएट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। यानी सबका हम कंक्लूजन इसका कह सकते हैं इस पॉइंट का कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स ऑल्सो क्रिएट द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर के बीच में क्या करेगा? रिच, गरीब और अमीर के बीच में खाई उत्पन्न करने का काम करेगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस। 4th पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड देयर डिप्लेशन। इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन, ये क्या करेगा? इनडिस्क्रिमिनेट करेगा हमारे यूटिलाइजेशन को, रिसोर्स को, देयर डिप्लेशन डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद 5 कह रहा है कि डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। कह रहा है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स इट ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। एंड
एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होंगे, धीरे धीरे वो क्या होगा, फ्लोरा एंड फाउना को भी क्या करेगा, इफेक्ट पहुंचाएगा। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस इट ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम। हम बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, मान लीजिए वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द मोटर कार व्हीकल्स। जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नेचुरली है कि ज़्यादा स्मोक निकलेगा, जब स्मोक निकलेगा तो पोल्यूशन होगा, जब पोल्यूशन होगा तो इट ऑल्सो क्रिएट द डिजीज़ को ये करेगा, यानी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ देख रहे हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने से रिसोर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे इन्वायरमेंट में और हम लोगों के साथ क्रिएट होगा। ठीक है, 7 नंबर कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो अफेक्ट फ्रॉम द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, किससे, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स से। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, धीरे धीरे ओजोन लेयर हम देख रहे हैं कि क्या होते जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब नॉट ओनली वन टाइप्स ऑफ द रिसोर्स, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्स, अलग अलग टाइप के रिसोर्स हैं। उसमें से सबसे बड़ा रिसोर्स मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि मोटर व्हीकल्स का लेते हैं, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी डे बाय डे टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर खत्म होते जा रहा है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज से हम बच नहीं पा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या चीज़ से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स को ज़्यादा यूज करने से इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है कि विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स के कारण। तो ये सब सारे पॉइंट हमको लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़, तो बड़ी इजी ये वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट, सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे कि इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट। ये विकास को क्या करता है, रेफर्स करता है, डेवलपमेंट को रेफर्स करता है। कैसे, विदाउट डैमेजिंग, विदाउट हैम्परिंग, विदाउट डैमेजिंग, विदाउट हैम्परिंग द इन्वायरमेंट इन सच वे दैट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट इज नॉट compromised with the needs of the future generation। नहीं समझ में आया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड पीपल कैन ऑल्सो यूटिलाइज द रिसोर्सेस to fulfill our requirement at present time and it also safe for the future generation is known as the sustainable development। मेरा कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहा जाता है जो हम रिसोर्स को एट प्रेजेंट टाइम उस रिसोर्स को हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और कुछ रिसोर्स उसी में से बचा कर भी रखते हैं विदाउट डैमेजिंग, यानी इन्वायरमेंट को कोई तरह का क्षति ना हो, और उस रिसोर्स को हम सेव करके कंजर्व करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखते हैं। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स के कैटेगरीज में रखते हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंडा तैयार किया गया था, जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजेंडा 21 है क्या। तो एजेंडा 21 जो है इट वाज अ प्लान, ये क्या था, एक प्लान, एक्शन प्लान था, जिसमें क्या था कि विच टू अचीव द, क्या करने के लिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ही एजेंडा 21 लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था भाई, तो वर्ल्ड लीडर के द्वारा, बाई एडॉप्टेड बाई वर्ल्ड लीडर एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में लाया गया था ऑन द इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट सबमिट हुआ था। कहाँ सबमिट हुआ था, तो रियो डे जेनीरो में। रियो डे जेनीरो है कहाँ, तो ब्राज़ील में है। इन जून 1992 में ये आया था। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एजेंडा 21 एक अर्थ समिट था जो रियो डे जेनीरो ब्राज़ील में टॉप लीडर्स के द्वारा, अलग अलग कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा एक मीटिंग था, एक हस्ताक्षर किया हुआ घोषणा था कि क्या किया जाएगा,
टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाएगा। इसमें ऐसे एम क्या है, इसका मेन पर्पस क्या था एजेंडा 21 का? तो एजेंडा 21 का तो पर्पस बहुत सारा है, 21 है, लेकिन यहाँ हम लोग मेनली रूप से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि 4 इसका मेन एजेंडा है। क्या है भाई? तो अचीविंग गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अचीविंग गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना ही इसका मुख्य एजेंडा, ये एम था एजेंडा 21 का। 21 का पहला एम क्या था? टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा इसका एजेंडा 21 का दूसरा एम जो था, पर्पस जो था, वो क्या था भाई? तो कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट डैमेज, जो हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना भी इसका मेन पर्पस था। किसका? एजेंडा 21 का। तीसरा इसका पर्पस क्या था? तीसरा कि टू रिड्यूस द पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। नेताओं ने, लीडर ने इसके बारे में भी, इस एजेंडा में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आवाज़ उठाया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि एम ऑफ एजेंडा 21 का ये भी एम था टू रिड्यूस द पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी एजेंडा 21 का एम था। उतना ही नहीं, इट ऑल्सो एम ऑफ एजेंडा 21 टू कंट्रोल द डिजीज़, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी नेताओं के, विश्व नेताओं के द्वारा इस पर विचार किया गया था कि हाउ टू कंट्रोल द डिजीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के डिजीज़ हो रहे हैं, तो उसको कैसे, तो वहाँ पर शपथ लिया गया कि मेडिकल साइंस को डेवलप किया जाए। और लोगों ने नहीं कहेंगे, नेताओं के द्वारा अपने देश में जब वापस आए वहाँ से अर्थ समिट करके एजेंडा 21 में से पार्टिसिपेट करने के बाद जब आए, तो मेडिकल साइंस पर विशेष रूप से जोर दिया गया और वैक्सीनेशन और जो टीकाकरण होता है उस पर विशेष जोर दिया गया कि जिससे कि लोग क्या हो, डिजीज़ फ्री हो सके, मेडिसिन पर ध्यान दिया गया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि एजेंडा 21 जो है एक अर्थ समिट था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ इन्वायरमेंट डैमेजिंग को प्रोटेक्ट करना भी इसका मेन पर्पस था। टू रिड्यूस पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना का इसका मेन पर्पस था। एंड कंट्रोल द डिजीज़ को कंट्रोल करने का भी इसका मेन पर्पस था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ गए, वैसा रिसोर्सेज जो प्रेजेंट में भी यूज करें विदाउट किसी तरह के इन्वायरमेंट हार्मफुल ना हो, और हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी उसको बचाकर रख लें, वैसे रिसोर्स को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स के कैटेगरीज में रखते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है कि जिस कंट्री का जितने ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्री क्या करेगा, डेवलप्ड करेगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यानी बाय द विच प्रोसेस रिसोर्स को कैसे प्लानिंग किया जाए कि इसको कंजर्व किया जाए। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, है आखिर क्या। तो हम सिंपल भाषा में बोलेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग एक क्या है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक स्ट्रेटेजी है ऑफ ए प्रॉपर एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। यानी रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक, ए स्ट्रेटेजी, इज़ अ मेथड of proper and judicious utilization of resources that it not waste the resources। ये इसलिए प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि ये एक टेक्निक अपनाया गया था, एक मेथड अपनाया गया था कि जिसमें रिसोर्सेस को क्या किया जाए, एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए कि ये बर्बाद ना हो। तो रिसोर्स प्लानिंग को इन्वॉल्व द 3 स्टेज, 3 स्टेज है। क्या? रिसोर्स प्लानिंग करने में 3 स्टेज है। पहला क्या है, फर्स्ट स्टेज में हम कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस इन एरिया ऑफ द कंट्री। पहला स्टेज में है कि रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व है 3 स्टेज, इसमें 3 स्टेज इन्वॉल्व है रिसोर्स प्लानिंग में। आइडेंटिफाई करना कि इन विच एरिया रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू यूटिलाइज देम, किस एरिया में कौन सा रिसोर्स है, ये पहला स्टेज है, इसको पता लगाना। दूसरा है कि सेकेंड स्टेज, इट ऑल्सो इन्वॉल्व एंड असेसमेंट ऑफ द डिमांड इन द मार्केट, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी
एबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग द रिसोर्सेज। कह रहा है सेकेंड स्टेज ये है कि कौन सा रिसोर्स का मार्केट में ज़्यादा डिमांड है और कैसे उसको अवेलेबल कराया जाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो रिसोर्स प्लानिंग का ये भी एक तरीका है। तीसरा स्टेज जो है कह रहा है कि इंक्लूडिंग द प्लानिंग फॉर द रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये तीन तरीका से हम क्या कर सकते हैं, तीन स्टेज जो है रिसोर्स प्लानिंग में मदद करता है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि कंडीशन फैक्टर्स कहिए फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट। कह रहा है कि हाउ विल यू डेवलप द रिसोर्स को आप कैसे डेवलप करेंगे। सिंपल सी भाषा में हम बोलेंगे कि वी शुड हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम रिसोर्स को क्या करेंगे, डेवलप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्निक होगा तो हम रिसोर्स को डेवलप करेंगे। रिसोर्स डेवलप करने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी जब डेवलप्ड होगा तो नेचुरली है कि कम रिसोर्स में भी हम ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। आजकल का एग्जांपल हम ले सकते हैं बाइक का, कार का, कि कम पेट्रोल में कम सीएनजी में ज़्यादा किलोमीटर तय करता है। तो किसका कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो हम रिसोर्स को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डेवलप द रिसोर्स तो वी शुड हैव द डेवलप टेक्नोलॉजी। हम लोगों के पास डेवलप टेक्नोलॉजी होगा तभी हम रिसोर्स को डेवलप्ड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन, इफ़ यू वांट टू डेवलप द रिसोर्स वी शुड हैव अ डिफरेंट टाइप द इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट टाइप्स का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वेयर पीपल कैन टेक अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कि हाउ टू कंजर्व, हाउ टू डेवलप द रिसोर्स को कैसे कंज्यूम करें, कैसे डेवलप करें। तो ये कब आएगा, जब क्या होगा, इंस्टीट्यूशन होगा। डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्स को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को शिक्षा दिया जाएगा, तब जाकर क्या होगा, रिसोर्स डेवलप्ड होगा। उसके बाद कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब है कि ऑलरेडी वी नो दैट ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि इफ़ यू वांट टू डेवलप द रिसोर्स, अगर आप रिसोर्स को डेवलप करना चाहते हैं तो वी शुड हैव द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, तो दोज पीपल हैव नॉलेज ऑफ स्किल एंड दे कैन हैंडल द मशीन एंड टेक्नोलॉजी विथ ब्रेन, विथ माइंड, विथ नॉलेज। अगर कोई भी व्यक्ति, कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स उसको कहा जाता है जो व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज ऑफ स्किल हो और वो अपने ब्रेन से किसी भी टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सके, ठीक है, तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स डेवलपमेंट यानी रिसोर्स डेवलप्ड तभी होगा जब हमारे पास पढ़े लिखे लोग होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होंगे, नॉलेज ऑफ स्किल होगा। तो नॉलेज ऑफ स्किल किसके पास होगा, ह्यूमन के पास होगा, लोगों के पास होगा, पर्सन के पास होगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डेवलप द रिसोर्स, अगर आप रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रिसोर्स डेवलपमेंट, तो यू शुड हैव द टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम द हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बुक। आपको हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि पहले किस तरह से होता था, अब हमको किस तरह से करना होगा। विदाउट कंपेयरिंग वी कांट रिसोर्स द डेवलपमेंट। रिसोर्स को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो रिसोर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंस्टीट्यूशन, तीसरा है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड चौथा है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेथड ऑफ कंजर्वेशन रिसोर्स, बाय विच आइडिया, हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेस। आप कौन सा मेथड लगाएंगे, कौन सा आइडिया लगाएंगे, कौन सा टेक्निक लगाएंगे कि आपका रिसोर्स क्या होगा, संरक्षण होगा, कम से कम यूज होगा, ठीक है। तो पहला चीज़ है हमारा कि अगर आप रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते, सॉरी यूज़ नहीं, कंजर्व करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो वी शुड हैव द डेवलप टेक्नोलॉजी। आपके पास क्या होना चाहिए, डेवलप टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं,
न्यू टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम मेथड अपना कर क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू कंजर्व द रिसोर्सेस वी शुड यूज द सब्स्टिट्यूट। आपको सब्स्टिट्यूट का यूज करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था रखना पड़ेगा। मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी क्या करें, कंज्यूम करें, ठीक है, इसको कंज्यूम करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोलर पैनल का व्यवस्था करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट के रूप में एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो वही करा कि बाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूट एंड अल्टरनेटिव मेथड आपको रखना होगा, तभी हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड कि रिसाइकल ऑफ द रिसोर्सेस, वैसा रिसोर्स हम यूज़ करें या यूज कर रहे हैं, या हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो कि हम बार बार रिसोर्स को क्या कर सकें, रिसाइकल कर सकें, यानी पुनः बार बार उसको यूज कर सकें। उससे क्या होगा कि ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम नहीं होगा और कंजर्वेशन में उसको क्या होगा, ज़्यादा मदद मिलेगा, वो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा। रिड्यूस द वेस्ट, जो हम एक बाल्टी के जगह पर 4 बाल्टी नहा रहे हैं, तो वहाँ पर 1 बाल्टी 2 बाल्टी से भी हम काम चला सकते हैं, या जो हम टैप खोल देते हैं वाटर टैप, उसको बंद करके, यानी रिड्यूस द वेस्ट जितने सारे बर्बादी हो रहा है उसको रोक कर भी हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम जो है पार्ट 4 लेकर आएंगे, ठीक है। Thank you for watching me and listening me. I request to all subscriber or my students subscribe my channel and share with the other persons and नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें, जो कि आपको जल्द से जल्द मेरा वीडियो मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।